ये लेक्चर है असेंबली लैंग्वेज का जिसको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहते हैं। तो इसके हवाले से आज हम स्टडी करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है। इंस्ट्रक्शन बुनियादी तौर पे कोई कमांड होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। हमारा कंप्यूटर उस कमांड को अंडरस्टैंड करता है और अंडरस्टैंड करने के बाद उस कमांड के मुताबिक काम करता है। अब वो कमांड किस तरीके से दी जाएगी, किस स्टाइल में दी जाएगी, उसका क्या फॉर्मेट होगा, क्या तरतीब होगी, वो जो फॉर्मेट है या जो स्टाइल है, जिस स्टाइल में इंस्ट्रक्शन को लिखा जाएगा या कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाएगा, दैट स्टाइल इज बेसिकली नोन एज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर डिफरेंट पोर्शंस होंगे। हर पोर्शन जो है वो फील्ड कहलाएगा और उस फील्ड के अंदर दो ही वैल्यूज इस्तेमाल होंगी, या तो वो वैल्यू 0 की होगी या आपके पास 1 की होगी। और हर फील्ड जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस रखती है, अपना कोई ना कोई रोल अदा करती है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन समझाने के लिए। अब इस चीज़ को देखने के लिए हम मज़ीद कुछ चीज़ें देखेंगे कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है उसके अंदर 3 फील्ड्स होती हैं। सबसे पहली फील्ड होती है एड्रेसिंग की, दूसरी होती है ऑपकोड की, तीसरी होती है ऑपरेंड्स की। एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि डाटा को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है। दूसरी चीज होती है ऑपकोड कि आपने डाटा के ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। और थर्ड चीज होती है ऑपरेंड कि आपके पास डाटा कौन सा है या एड्रेस कौन सा है। ऑपरेंड इज बेसिकली यूज्ड फॉर वैल्यू, ऑपकोड इज बेसिकली यूज्ड फॉर ऑपरेशन, एंड एड्रेसिंग मोड इज बेसिकली रिप्रेजेंट द फॉर्मेट ऑफ डाटा कि आपने कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करके अपनी इंस्ट्रक्शन को फॉर्मेट को डिस्प्ले करवाना है या रिप्रेजेंट करवाना है। अब एड्रेसिंग मोड जो है वो 4 तरह के हैं बुनियादी तौर पे। एक कहलाता है जीरो एड्रेस। अब इन चीज़ों को ना, इस पॉइंट को समझ लें ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आए। ये बुनियादी तौर पे 4 तरह के फॉर्मेट इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई एड्रेस मोड नहीं है, मिसाल के तौर पे ऑपरेंड नहीं है, तो उसके ऑपरेशन सारे के सारे मैनेज होंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैक। अगर ऑपरेंड एक है तो उसके सारे के सारे ऑपरेशन मैनेज होंगे एक्यूमुलेटर के थ्रू। और अगर 2 हैं या 3 हैं तो फिर रजिस्टर्स के इस्तेमाल करके आपके ऑपरेशंस को मैनेज किया जाएगा। अब सबसे पहला है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर ऑपरेंड की फील्ड नहीं होती और ऑपरेशन जो है वो स्टैक के थ्रू होती। तो स्टैक के अंदर बुनियादी तौर पे 2 ऑपरेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक ऑपरेशन आपके पास पुश का कहलाता है और दूसरा आपके पास पॉप का कहलाता है। अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारा एट द एंड रिजल्ट स्टोर होना है एक्स के अंदर और हमारे पास वैल्यूज हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी। अब अगर तरतीब से चले तो सबसे पहले स्टैक के अंदर हमें a को पुश करना होगा, तो टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू होगी आपके पास a। उसके बाद आपने b को पुश किया, उसके बाद ए और बी दोनों को हमने ऐड करना है, तो हमने ऐड किया और ऐड के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो टॉप ऑफ द स्टैक में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने सी और डी को ऐड करना है, तो पहले सी को पुश किया, फिर डी को पुश किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो भी टॉप ऑफ द स्टैक के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, टॉप ऑफ स्टैक के अंदर पहले रिजल्ट मौजूद है ए प्लस बी का, फिर रिजल्ट मौजूद है सी प्लस डी का। उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। MUL की कमांड जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और मल्टीप्लाई करवाने के बाद टॉप ऑफ द रिजल्ट जो है, ये टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो इनका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा और एट द एंड टॉप ऑफ स्टैक से वैल्यू एक्स के अंदर शिफ्ट करवाई जाएगी। यहाँ पे जो m का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ये या लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है या मूव के लिए इस्तेमाल किया, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक से रिजल्ट आपने x में लेके जाना है तो m ऑफ x लिख दें, m स्टैंड्स फॉर मूव या लोड। उसके बाद x के अंदर रिजल्ट जाना है तो वो x के अंदर स्टोर करवा दिया। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर एक ऑपरेंड होता है और इसके जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के थ्रू होते हैं। अच्छा, इसमें आप मूव की कमांड भी यूज कर सकते हैं और लोड की कमांड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो m का वर्ड है या m का साइन है
ये मूव या लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले हमें लोड करना होगा ए, तो हमने ए को लोड किया और वो लोड होके स्टोर हुआ जाके अकेमुलेटर रजिस्टर के अंदर। उसके बाद हमने ए के अंदर बी को ऐड करना था, तो हमारे पास अकेमुलेटर रजिस्टर के अंदर पहले ए मौजूद है, उसके अंदर दोबारा हमने बी को लोड किया और बी को ऐड करवा दिया अकेमुलेटर रजिस्टर के साथ। मिसाल के तौर पे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, तो अकेमुलेटर रजिस्टर के अंदर पहले 5 मौजूद था, फिर हमने 3 लोड किया और लोड करने के बाद दोनों वैल्यूज को ऐड करवा दिया। अब इनके रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए हमने एक सपोज वेरिएबल लिया जिसको मैंने नाम दे दिया टी का। अब टी क्या करेगा कि अकेमुलेटर के रजिस्टर के अंदर जो एडिशन का रिजल्ट आया है वो टी के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो अब हाफ ऑफ द इक्वेशन जो है वो आपके पास सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद सी और डी है, तो हमने सबसे पहले सी को लोड करवाया अकेमुलेटर रजिस्टर के अंदर, उसके बाद सी अकेमुलेटर रजिस्टर को डी के साथ ऐड करवा दिया और ऐड करवाने के बाद क्या किया कि जो सेकंड हाफ है सी प्लस डी वाला वो अकेमुलेटर रजिस्टर के अंदर मौजूद है और ए प्लस बी का रिजल्ट टी के अंदर मौजूद है, तो उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा के दोबारा अकेमुलेटर रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा दिया। और एट द एंड इक्वेशन का रिजल्ट हमने चूंकि एक्स के अंदर स्टोर करना था, तो हमने अकेमुलेटर रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू आई थी उसको हमने एक्स के अंदर स्टोर करवा दिया। तो इस तरीके से आप अकेमुलेटर रजिस्टर के इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज को शफल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर 2 ऑपरेंड्स होते हैं और जर्नल रजिस्टर्स का इस्तेमाल करके आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो 2 वेरिएबल्स एट अ टाइम यूज हो रहे हैं। एक R1 का, जैसे कि मूव करवाने के लिए, ए को मूव करवाने के लिए R1 का भी यूज हो रहा है और ए भी यूज हो रहा है, R1 का भी यूज हो रहा है और बी का भी यूज हो रहा है, R2 का यूज हो रहा है और सी का भी यूज हो रहा है। तो सिंपली इस तरीके से आप इस चीज को मूव करवा सकते हैं। अगर आप लास्ट वाले में देखें तो सिर्फ एक वेरिएबल एक वक्त में लोड हो रहा था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अकेमुलेटर। यहाँ पे आप चूंकि ऑपरेंड्स 2 आ गए हैं तो वेरिएबल्स भी 2 तरह के, एक रजिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा और एक आपकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले हमने ए को लोड किया R1 के अंदर, तो R1 के अंदर वैल्यू आ गई 10। उसके बाद हमने ऐड किया R1 और B को, तो R1 के अंदर पहले से 10 है, B की वैल्यू आपके पास 20 है, तो टोटल ऐड करके 30 हो गए। उसके बाद R2 के अंदर हमने C को लोड किया, तो R2 की वैल्यू 30 होगी। फिर R2 को ऐड किया D के साथ, तो 30 प्लस 40 70 हो गए। फिर हमने R1 वाली वैल्यू जो आपके पास 30 आ रही है और R2 वाली वैल्यू जो कि आपके पास 70 आ रही है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो रिजल्ट आया है वो 2100 आया है और फिर वो रिजल्ट R1 के अंदर हमने स्टोर करवा दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने गौर से देखनी है, अगर आप 2 रजिस्टर्स इस्तेमाल करें, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन के अंदर R1 और R2 लिखा है, तो जो रजिस्टर पहले आएगा रिजल्ट उसी के अंदर स्टोर होगा। आप बेशक R2 और R1 कर दें तो रिजल्ट R2 के अंदर स्टोर होगा। अब चूंकि R1 और R2 लिखा हुआ है तो रिजल्ट R1 के अंदर स्टोर होगा। तो हमने R1 और R2 को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट R1 के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद हमने रिजल्ट को R1 से मूव किया और X के अंदर स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से आप टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके अपनी वैल्यूज को एडअप कर सकते हैं और उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि ये जो मूव है, ये ऐड है, मूव, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, मूव, ये क्या चीज है? दिस इज बेसिकली ऑप कोड जो डिफाइन कर रही है ऑपरेशन को, कि ऑपरेशन कौन सा हम लोगों ने परफॉर्म करना है। लास्ट है आपके पास 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स होते हैं और जर्नल पर्पज रजिस्टर के इस्तेमाल करके हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो एट अ टाइम 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक रजिस्टर के लिए और 2 ऑपरेंड्स के लिए। जैसे कि आपने ऐड किया R1 A और B, यानी कि A और B को ऐड करें और उसका रिजल्ट R1 के अंदर स्टोर करवा दें। सेम इसी तरीके से ऐड R2 C एंड D, यानी कि C एंड D को ऐड करें और उसके बाद R2 के अंदर उसको स्टोर करवा दें। फिर आपने मल्टीप्लाई करवा दिया कि X1 के अंदर आप स्टोर करें किसको? R1 और R2 को मल्टीप्लाई करवा के। तो R1 और R2 को मल्टीप्लाई करवाया गया और उसका रिजल्ट जो है वो X के अंदर स्टोर करवाया। यहाँ पे अब चूंकि मैं इस चीज को चेंज नहीं कर सकता, एक चीज आपने यहाँ पे देखनी है कि ये जो यहाँ पे लास्ट पे R1 के अंदर 2100 स्टोर हुआ है, यहाँ पे आपने X रिप्लेस करना है ताकि चीज आपको समझ आ सके
कि रिजल्ट x के अंदर स्टोर हो रहा है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का इस्तेमाल करके अपनी वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। बस क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है या 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें फ़र्क क्या आपको वाज़ह नज़र आया है जिससे आप ये कह सकते हैं कि 3 एड्रेस बेहतर है और 0 एड्रेस बेहतर नहीं है? तो ये आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इसका कंप्यूटर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा?